हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी और ESL। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आपके लिए एक ऐसा सेट अवेलेबल करवा रहा हूं जो कि आपके हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा। अगर आप रेगुलर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो चलिए मैं आज का आपका ये जो चौथा नंबर का सेट है मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा से मेरे साथ अगर बने हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं आपके लिए एक ऐसा सेट बना के आपको देता हूँ जिसमें जीके, जीएस, करंट और मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। करीब करीब 150 प्रश्न होते हैं। चलिए इस बार का देखते हैं किस प्रकार का आपका सवाल है। मैं आपको बता दूं एक और चीज़ कि अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसा कोई प्रश्न लगे जो कि डाउटफुल लगे, जिसका आंसर दूसरा हो सकता है, तो आप हमें उसे बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेट हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्था के पहले अध्यक्ष थे? व्यापार समिति के व्यवस्थापन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ये जो आपका बी नंबर जो ऑप्शन है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी संविधान सभा की कार्यकारिणी समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न, अच्छा एक बात और है कि जो स्वतंत्रता के बाद किन्होंने कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी जी ने स्वतंत्रता के बाद 1953 तक कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में कार्य किया। कृषि मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश के वन्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वन्य महोत्सव पहल की संकल्पना की। उन्होंने 1953 से 1957 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। और ये बात जो था, ये बात मैंने कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी के बारे में बताया है। इस प्रश्न का भी उत्तर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस विदेशों में भेजा था? मतलब किसको विदेश में भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको विदेश में भेजा था? तो मैं आपको बता दूं कि सम्राट अशोक की पुत्री थी संघमित्रा। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा को राजा देवनामपिया तिस्सा, ये नाम था, ठीक है ना, जो कि 250 से 210 ईसा पूर्व के अनुरोध पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने हेतु श्रीलंका भेजा गया था। उसका भाई महिंद भी उसके साथ गया था। राजा तिस्सा के अनुरोध करने पर संघमित्रा ने वहाँ धर्म संघिनी संघ की स्थापना की थी। मैं एक बार और बता दूं आपको, अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि इसमें देवनामपिया था कौन? तो राजा थे देवनामपिया तिस्सा करके, इनके अनुरोध पर, ये राजा थे श्रीलंका के, ठीक है, उस समय। तो इन्होंने ही आग्रह किया था कि भैया अशोक से आग्रह किया था कि भैया हमारे यहाँ इसका प्रचार प्रसार करिए, हो सकता है कि भाई कुछ लोग आपसे जुड़ सकें। तो संघमित्रा को भेजा गया था और संघमित्रा के साथ उनके एक भाई थे संघमित्रा के, जिनका नाम महिंद था। इन्होंने भी संघमित्रा के साथ जाना पसंद किया था प्रचार के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आपको जवाब मिल गया कि भैया पहला नंबर जो ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। तीसरा नंबर जो प्रश्न है कहता है क्या कि चौथ क्या था?
तो मैं आपको बता दूं कि भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी के आरंभ में कर या शुल्क के रूप में चौथ, जो कि संस्कृत में इसका अर्थ होता था एक चौथाई, चौथ का मतलब चौथाई, एक चौथाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि किलो में पा भर समझिए ऐसा, ठीक है ना, लगाया मतलब एक चौथाई इसका अर्थ होता है। इसके नाम के अनुरूप राजस्व या उत्पाद का 25%। आपको पता चल गया होगा कि चौथ का मतलब क्या है, एक चौथाई, ठीक है, और संस्कृत में इसका एक ये मतलब था। इसके नाम के अनुरूप राजस्व या उत्पाद का 25% चौथ के रूप में वसूल किया जाता था। 25% कहने का मतलब 100% में से 25%, ठीक है। मुगल साम्राज्य या दक्कन सल्तनतों, जो दक्कन के सल्तनत के जो भी पड़ोसी क्षेत्र के लोग थे, वो चौथ प्राप्त किया जाता था उनसे, और मराठों के हमलों से रक्षा करने के बदले में इसका भुगतान किया जाता था। तो भाई इस जो प्रश्न का जवाब होगा, अब आपको पढ़ने होंगे सारे ऑप्शन कि शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर था क्या ये, या शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर था ये, या अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर था ये, या शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। चौथ किस प्रकार का कर था? तो ये आपका चौथा नंबर आंसर हो जाएगा कि भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18वीं शताब्दी में के आरंभ में ये कर लगाया गया था, शुल्क के रूप में चौथ को वसूला जाता था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये चौथा नंबर प्रश्न, इसका तीसरे नंबर प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न हम देखेंगे। 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है ये कहता है कि भैया भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, M.N. रॉय इत्यादि नेता समर्थक थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं पोषित करने का सर्वाधिक कार्य किया था। मतलब दल रहित लोकतंत्र तो सभी लोगों का मांग था, लेकिन भाई मतलब सभी लोग इसके समर्थक थे, लेकिन इसको जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बनाए रखा उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार चौथे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दल रहित लोकतंत्र के बारे में इतना बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर, कहता क्या है कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो है ये एक प्रकार का सूर्य मंदिर है, जिसका निर्माण पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में कराया गया था। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को आभूषणों से सुसज्जित भगवान सूर्य के विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। यह मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा, ब्लैक पैगोडा भी इसी मंदिर को हम कहते हैं, याद रखिएगा। और कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य का मंदिर है, ये आप याद रखिएगा। और इसे बनाया किसने? तो नरसिंह देव प्रथम ने। किस वंश का शासक था यह? तो यह था गंग वंश का शासक, तो नरसिंह देव प्रथम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6ठा नंबर कहता क्या है? 6ठा नंबर प्रश्न आपसे कहता है क्या कि भैया अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना जो होती है इसके बारे में बताइए कि क्यों उस दिन घटित होती है, या क्योंकि उस दिन क्या होता है कि यह घटित होती है। अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना ही घटित क्यों होती है, इसके बारे में आपको बताना है 6ठे नंबर प्रश्न में। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब चंद्रमा पूर्ण या नया होता है तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मिश्रित रूप से समान होता है। इस अवधि के दौरान ज्वार बहुत ऊंचे होते हैं और भाटा बहुत नीचे होता है। इसे बृहद ज्वार भाटा के नाम से भी जाना जाता है।
पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक ही रेखा में होने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है। सूर्य और चंद्रमा दोनों गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटे में योगदान देता है। ठीक है, जो चंद्रमा सूर्य हो या चंद्रमा हो, दोनों के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, इसमें योगदान जो देता है गुरुत्वाकर्षण बल योगदान इसमें देता है। तो इस जो छठे प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन, यानी कि पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सरल रेखा में आ जाने के बाद ऐसा होता है, और चाहे वो पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, दोनों ही दिन ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? ऑप्शन भोजपुरी, मैथिली, उर्दू, अंगिका। ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बताता चलूँगा तभी जो स्पीड में चल पाएगा, नहीं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे भी हमको उम्मीद है कि 1 घंटा से तो कम होने वाला वीडियो है नहीं, चूँकि 150 प्रश्नों में से कम मैं 75 या 80 क्वेश्चन को तो डिस्कस कर ही लेता हूँ। उसके बाद जो भी मैथ्स हैं या रीजनिंग है उसे आप देखिए। अगर आपसे नहीं बने तब आप हमें कहिए, कमेंट करिए कि हाँ भाई मैंने इसको बनाया, इतना आंसर आया। अगर सही होगा तो मैं बताऊंगा, गलत भी होगा तो भी मैं बताऊंगा, सॉल्यूशन उसका आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो पहले सुन लीजिए कि बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा तो पहले हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। यानी कि जो आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। अब सुन लीजिए कि बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा आप तो जान गए कि हिंदी है और द्वितीय राजभाषा उर्दू है। 1984 में उर्दू को बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई? 1984 में। बिहार में उर्दू भाषा का आरंभ 12वीं शताब्दी से माना जाता है और इसकी वास्तविक प्रगति 17वीं शताब्दी में आरंभ हुई थी। 19वीं शताब्दी में कवि अली मोहम्मद शाह ने बिहार का गौरव बढ़ाया। बिहार का पहला इतिहास उर्दू भाषा में अली मोहम्मद शाह ने नक्शे पायदार शीर्षक से लिखा। उर्दू कवियों में सुल्तान अख्तर रहमान आदि प्रमुख हैं। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। 8 नंबर कहता है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? मतलब कोई एक सिख गुरु थे, इन्होंने खुद को ही सच्चा बादशाह बना लिया था। ऐसा कौन कहे थे ये आपको बताने हैं। तो भैया मैं बता दूं कि सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिनका समय काल रहा 1581 से 1606 तक। इनके पुत्र गुरु हरगोबिंद उनके उत्तराधिकारी बने। वे आरंभ से ही मुगलों के कट्टर शत्रु थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने को कहा और स्वयं सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। उन्होंने राजोचित चिन्ह, छत्र, शस्त्र और बाज धारण किए हुए सैनिक पोशाक पहननी आरंभ की। उन्होंने लौहगढ़ की मोर्चाबंदी की और अकाल तख्त या प्रभु का सिंहासन की स्थापना की। ठीक है, तो इस जो प्रश्न 8वां है इसका जो सही जवाब होगा दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा हरगोबिंद। ठीक है, याद रखेंगे आप। 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोबिंद ने ऐसा किया था। क्या किया था? इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह घोषित किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, कहता है कि बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ रहता है? बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ रहता है या कहाँ पाए जाते हैं? तो बोडिया मैं बोल रहा हूँ, बेड़िया है ना, बेड़िया नामक जनजाति। तो बेड़िया नामक जनजाति बिहार के मुंगेर जिला में आपको मिल जाएगा। तो इस जो प्रश्न का सही उत्तर है पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या, तो मैं आपको बता दूं
कि संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। गोवा 40 सदस्य, सिक्किम 32 सदस्य तथा मिजोरम 40 सदस्य इसके अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पे सीट ही कम है। क्षेत्रफल के अनुसार ये लोग छोटे राज्य हैं, रीजन यह है। ठीक है, तो इस अनुसार 10वें नंबर का जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछी गई कितनी हो सकती है, तो 500, और न्यूनतम आपसे पूछ दे कि भैया कितनी हो सकती है, तो 60 हो सकती है। तब फिर बात आ जाएगा कि सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम हो गया, इन सबों में तो भैया 60 से कम है। जहाँ गोवा में 40 सदस्य, सिक्किम में 32 सदस्य और मिजोरम में 40 सदस्य हैं विधानसभा में, तो ऐसा क्यों है, तो भैया ये अपवाद में आ जाएंगे। ठीक है, यानी चलिए आगे तो देखते हैं। अब अगला प्रश्न 12 नंबर, 12 नहीं 11 नंबर। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कौन सा होता है? अत्यंत दीर्घ दिन कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा कह सकते हैं, बड़ा दिन। तो भारत का सबसे लंबा दिन या बड़ा दिन हो सकता है आपका 21 जून होता है। इसे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सबसे प्रत्यक्ष होती है, जिससे इस किसी अन्य दिन की तुलना में यह दिन लंबा हो रहता है। इस तिथि के बाद सूरज की रोशनी दक्षिणायन हो जाती है और 22 दिसंबर को शीतकालीन संक्रांति होती है। यानी 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन 21 जून। मैंने 21 जून के दिन भारत में सबसे लंबा दिन करता है उत्तरी गोलार्ध पर। इसे हम ग्रीष्मकालीन संक्रांति के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न होगा 12 नंबर। कहता कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? 1661 की बात हो रही है। तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगलों से अनुमति मिलने के बाद 1661 में हुगली में कारखाना लगाया था। इसके बाद पटना, ढाका, कासिम बाजार में अनेक कारखाने लगाए गए थे। यानी कि 12 का जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न होगा, कहता है कि दीव एक द्वीप है, बताइए कहाँ है, इसके बारे में पूछ रहा है या क्या है, सुन लीजिए, हम बता देते हैं। तो भैया भौगोलिक दृष्टि से दीव कठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह खंभात की खाड़ी में वैरावल पतन के निकट है। यानी कि इस जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ना, तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि गुजरात से थोड़ा सा हट के ये जगह पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? तो भूमध्य सागर अरल सागर हो जाता है, आपका अमृत सागर हो जाता है, आपका ग्रेट सॉल्ट लेक हो जाता है, कैस्पियन सागर हो जाता है, सी ऑफ गैलीली हो जाता है, सॉल्टॉन सागर हो जाता है। इस प्रकार से 14 नंबर प्रश्न का आपका जो आंसर होगा ये चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि अरल सागर। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। इस प्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। यानी इस अनुसार 15 नंबर प्रश्न का तीसरा नंबर सही जवाब हो गया, कावेरी नदी पर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16 नंबर। कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने कलकत्ता के एक श्रमिक हड़ताल के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। इस नारे को आम बनाने का श्रेय भगत सिंह को जाता है। मतलब
ये जो इनकलाब जिंदाबाद है ना, हम लोग तो जानते हैं कि भैया भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह के समय में ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा फेमस हो गया था। इनसे भी पहले एक थे हसरत मोहानी, इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार लगाया था। तो 16 नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा ना आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हसरत मोहानी तो है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे 17 नंबर, कहता है कि भारत का अमर, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, हाँ, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था, ऐसा प्रश्न है। तो भारत का जो अमर राष्ट्रगीत था इसे किसने लिखा था, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो राष्ट्रगीत होता है आपका वंदे मातरम होता है, और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 के उपन्यास आनंद मठ की कविता एक है उससे लिया, उसमें लिखा था। यह मातृभूमि के लिए एक भजन है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 सत्र में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राजनीतिक संदर्भ में गाया था। तो भैया 17 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन आपका। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन बताइए। तो प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन सुन लीजिए, सबसे पुराना तो डच KLM एयरलाइन की स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को, एक क्वांटास एयरवेज की स्थापना 16 नवंबर 1920 को हुई थी। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बातों को, ये ध्यान रखेंगे, एयरलाइन से रिलेटेड सवाल बड़ा ही रियर केस में पूछा जाता है और पढ़ते भी बहुत लोग कम ही हैं। तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देके याद रखेंगे कि डच KLM एयरलाइन की स्थापना 7 अक्टूबर 1919 को तथा क्वांटास एयरवेज की स्थापना 16 नवंबर 1920 को हुई थी। यानी कि इसमें दो एयरलाइंस के बारे में बात की गई है, एक डच KLM और एक 16 नवंबर 1920 में हुई थी क्वांटास एयरवेज। तो दो है, अब दोनों में से आपको देखने हैं कि ऑप्शन में कौन सा है। तो भैया डच KLM है आपके पास ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया था या चित्रित किया था, ऐसा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ चित्रित होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो श्रेष्ठ कलाकृति है एक हंस दमयंती, इसको किसने चित्रित किया था। जैसे मोनालिसा का एक पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची ने पेंट किया था उसको। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, तो ये यहाँ पूछा गया है आपसे हंस दमयंती के बारे में, इनको किसने चित्रित किया था। तो हंस दमयंती राजा रवि वर्मा द्वारा 1889 में चित्रित किया गया चित्रित एक चित्रकला है। यह राजकुमारी दमयंती को चित्रित करता है, जो महाभारत के वन पर्व खंड में वर्णित प्रेम कहानी का एक चरित्र है, जो शाही हंस के साथ अपने प्यारे और पति नल के बारे में बातें करती हैं। इस चित्रकला को आधुनिक कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। ठीक है, तो हंस दमयंती के बारे में आपने पढ़ लिया कि भैया इसको किसने चित्रित किया था, तो इसको राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया था। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। 20 नंबर प्रश्न में चलते हैं। हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म का नाम बताइए भैया, और किस वर्ष में आई थी भी बताइए। सवाल तो किस वर्ष में पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया नाम भी बता दो। तो हेमा मालिनी की अब क्या ही करें, मतलब ऐसा सवाल आ रहा है भैया जिससे हम लोगों का कहीं ना कहीं कोई मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन है ही नहीं, ना हम इनको पहचानते तो हैं या ना ही कोई भी मतलब जिक्र है इनके बारे में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। हालांकि कुछ समय तक ये सांसद भी रही हैं,
आपको पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा मोड़ा। चलिए, तो हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी ऐसा बताइए, आपको बताना है। हाँ, काफ़ी चर्चित एक्ट्रेस हैं ये। तो हेमा मालिनी ने तमिल फिल्म इथु साथियाम में 1963 में एक नर्तक और सहायक अभिनेत्री के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु पौराणिक फिल्म पांडव वनवासम जो कि 1965 में आई थी, इसमें भी एक नर्तकी का रोल किया था। 1968 में हेमा मालिनी ने सपनों का सौदागर में राज कपूर के साथ काम किया, जो इनकी पहली हिंदी फिल्म थी। अगर पहली हिंदी फिल्म की बात की जाए तो 1968 में आई सौदागर, सपनों का सौदागर, ये हो जाएगा। लेकिन उनसे पूछा गया कि उनके जीवन काल की सबसे पहली फिल्म तो इथु साथियाम करके जो आई थी 1963 में, वो इनकी पहली फिल्म थी। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1968, क्योंकि हिंदी फिल्म के बारे में आपसे पूछा है, न कि उनके जीवन काल की पहली फिल्म के बारे में पूछा है। अगर जीवन काल की पहली फिल्म के बारे में पूछता तो 1963 हो जाता, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ हिंदी फिल्म के बारे में पूछा गया है। तो हिंदी फिल्म उनकी जो पहली आई थी सपनों का सौदागर, जिसमें राज कपूर साहब थे, तो उनके साथ इन्होंने काम किया था। ठीक है, और ये उनके जीवन की पहली हिंदी फिल्म थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है। तो मैं आपको बताते चलूं कि इस पर मैं एक शॉर्ट्स वीडियो भी बना चुका हूं। शॉर्ट्स के रूप में एक क्वेश्चन भी डाल रखा था पहले मैंने, ठीक है ना। शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, आप नहीं देखे हैं तो वो देख भी लीजिएगा। मैं इस प्रश्न पर आता हूँ कि रघुपति राघव राजा राम किसने लिखा था। तो 21 नंबर के बारे में मैं बता दूं कि रघुपति राघव राजा राम एक उल्लेखनीय भजन है और एक हिंदू भक्ति गीत है यह, जिसे विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा संगीत के रूप में स्वरबद्ध किया गया था। इसे महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया। कुछ विद्वान इसे तुलसीदास रचित रामचरितमानस में की रचना मानते हैं, जबकि अन्य इसे लक्ष्मणाचार्य द्वारा लिखे गए मूल हिंदू पाठ नाम रामायणम में इसका उल्लेख होने की बात करते हैं। यानी 21 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार लिरिक्स कह सकते हैं इस गाने को दिया था, इस भजन को दिया था। ये प्रश्न कुल मिलाकर वैसा ही हो गया जैसा इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग जानते हैं क्या भाई कि भगत सिंह है, रघुपति राघव राजा राम हम लोगों से कैसा किनके बारे में पूछा, महात्मा गांधी। लेकिन बात है कि इन्होंने इसको फेमस किया था। दोनों के मामले में यही है कि दोनों को फेमस इन दोनों ने किया, लेकिन इनको लिखा किसी और ने, यानी कि बनाया किसी और ने। जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि इनकलाब जिंदाबाद को फेमस किसने किया, भगत सिंह ने। लेकिन क्या लिखा था इन्होंने ही? नहीं। बोला था इन्होंने ही पहली बार? नहीं। हसत मोहानी ने कलकत्ता के श्रमिक हड़ताल में इस नारे को पहली बार लगाया था। लेकिन उसी प्रकार राजा रघुपति राघव राजा राम, इस जो भजन को गा करके फेमस किया किसने? महात्मा गांधी ने। लेकिन क्या ये इन्होंने ही लिखा? नहीं। इन्होंने ही इसको लिरिक्स दिया, मतलब गाया? नहीं। लिखने के मामले में कई बात आपको सामने दिखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहला नाम विष्णु दिगंबर पलुस्कर का आता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में इसका पुनर्नामकरण किया गया था। ठीक है ना। तो भारत में कब, एक समय बताना है आपको। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 जो कि 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ, इसमें दशमलव श्रृंखला पेश की गई। रुपया अब 16 अन्नास की बजाय 100 पैसे में बट गया था। सिक्कों को शुरुआत में इन्हें पिछले सिक्कों से अलग करने के लिए नया पैसा कहा जाता था। 1 जून 1964 को
नया शब्द दिया गया और इसे केवल 1 पैसा कहा जाता था। यानी इस अनुसार आपका इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 1957, क्योंकि 1957 में ही 1 अप्रैल 1957 को ही ये लागू हुआ था रुपये का दशमलव श्रृंखला प्रणाली, जिसमें 16 अन्नास के बजाय, पहले अन्नास चलता था, उसके बाद इसको 100 पैसे में बांट दिया गया। यानी कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 1957 से चलता आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, और ये भी भारतीय सिक्का संशोधन अधिनियम 1955 में बनाया गया था ये अधिनियम। चलिए आगे बढ़े। 23 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। यानी कि राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य हमको बताना है कि कौन सा है। तो राजस्थान से संबंधित एक लोक नृत्य है, आपको बता दें कि राजस्थान से संबंधित इसमें सुई सीनी करके जो लोक नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है। आपसे पूछ देगा रौफ कहाँ का है, तो रौफ जो है वो है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। आपसे पूछ देगा झोड़ा कहाँ का है, तो झोड़ा है उत्तराखंड का। आपसे पूछ देगा विधि कहाँ का है भाई, तो विधि है आंध्र प्रदेश का। तो आपको सभी ऑप्शंस के बारे में मैंने बतला दिया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भाई, बताइए, आप ही बताइए। हमको तो लगता है कि बट वृक्ष होना चाहिए। अब कहिएगा आप नीम, नारियल, चंदन, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आराम से। बरगद का पेड़, ठीक है, जिसको फाइकस बेंगलेसिस साइंटिफिक नेम है जिसका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यही है। इस पेड़ को कल्प वृक्ष के भी नाम से जाना जाता है, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। कल्प वृक्ष का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। इस वृक्ष में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं तथा यह बहुत से जीवों, पक्षियों तथा जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। अब कहिएगा कि कैसे आश्रय प्रदान करता है, तो बहुत से पक्षी इस पर आकर रहते हैं। ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है, तो इसके नीचे आप जानवर भी रख सकते हैं, जानवर भी आकर बैठ जाते हैं, इंसान भी आकर बैठ जाते हैं। उस अनुसार से आश्रय तो प्रदान करता है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बरगद को 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया था। बरगद के पेड़ पूरे भारत देश में पाए जाते हैं। बरगद के पेड़ भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय भागों में भी पाया जाता है। ये दुनिया में सबसे बड़े पेड़ों में से एक माना जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और बरगद के पेड़ को ही हम वट वृक्ष कहते हैं। तो 24 का तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 24 का तीसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर कहता क्या है कि निम्नलिखित में से किसने ईसा माने ईस्वी समझ सकते हैं 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। नई आगरा बसाया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। इसमें से कौन है? का बहलोल लोदी है, सिकंदर लोदी है, अकबर लोदी है, इब्राहिम लोदी है। तो सिकंदर लोदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1488 से लेकर 1517 तक इसने राज किया था, या जो भी इसका जन्म कर्म मरण सब इसी में हुआ था इसका, ठीक है। 1506 में इसने आगरा की स्थापना की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने, और उसको अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि 25 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर 2। अब आपको समझ में आ गया होगा। सिकंदर लोदी को अब आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। पंचायती राज की संरचना का स्तर कैसा होना चाहिए? ग्राम, ब्लॉक, जिला के आधार पर, मंडल, जिला के आधार पर, ग्राम, जिला, राज्य के आधार पर, ग्राम, मंडल, जिला, राज्य के आधार पर। तो 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है क्या कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी,
ग्राम पंचायत जिसमें गांव स्तर पर, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर हो, ऐसी इन्होंने सिफारिश की थी। यानी कि 26 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम 27 नंबर कहता है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? क्या वो श्रीहरिकोटा स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है? क्या वो सोलापुर स्थित है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है? क्या वो सालेम स्थित है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है? क्या वो वारंगल स्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है? तो 27 नंबर जो प्रश्न है ये कहता है कि आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है या स्पेस सेंटर है, जिसको आप SDSC कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट प्रक्षेपण यह केंद्र है। यह केंद्र 1971 में, यह जो केंद्र है कब से सामने आया भाई? तो 1971 से ये सामने आ गया है। और 1971 में RH-125 ध्वनि रॉकेट के प्रक्षेपण के साथ संचालन में आया था। यह मतलब पहली बार जब इसका संचालन किया गया था वो 1971 में किया गया था। जो रॉकेट था ध्वनि रॉकेट था जिसका नाम था RH-125 इसके साथ, ठीक है ना। और SHAR सार में अब 2 लॉन्चिंग पैड बन गए हैं। यानी कि इस जो प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो पहला नंबर श्रीहरिकोटा आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको बताते चले कि श्रीहरिकोटा के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल चुकी होगी। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर प्रश्न है, कहता है कि व्यक्तिगत आपका जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है यह पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले पहले भारतीय का नाम आपसे पूछा है, कौन थे वो? तो KD यादव थे, PT उषा थी, अभिनव बिंद्रा थे या CK नायडू थे, कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। KD यादव ने 1952 में ओलंपिक में पदक जीता था। इस अनुसार जो होगा आपका जो सही जवाब होगा 28 नंबर प्रश्न का तीसरा सही जवाब हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो तीसरा नंबर जो ये ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि बिहार में कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया गया है? तो बिहार के 24 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा कर लिया गया है। इसके उपरांत उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में प्रवेश किया गया है। 11 जिले अभी भी संपूर्ण साक्षरता अभियान लागू कर रहे हैं तथा शेष 3 जिले सतत शिक्षा अभियान चला रहे हैं। इस अनुसार 29 नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा 24 जिला। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। काला रंग का ध्वज यानी कि ब्लैक फ्लैग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काले झंडे का उपयोग अक्सर आक्रामकता की कार्यवाही का प्रतीक है। तटस्थ या पराजय नहीं, यह मृत्यु, बीमारी और हिंसा के लिए चेतावनी के संकेत के उपयोग में भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक है, लाल झंडा युद्ध का प्रतीक है, नीला बहादुरी और सतर्कता को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर का तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विरोध का प्रदर्शन करता है काला झंडा। 31 नंबर प्रश्न है स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन यानी कि एयर फोर्स का जो है ये कहाँ स्थित है? तो 31 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है कि स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन SAM बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसे 29 मई 1957 को खोला गया था और 1968 में एविएशन मेडिसिन संस्थान IAM के रूप में पुनः नामित किया गया था। 1989 में इसे एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान IAM के रूप में फिर से डिज़ाइन किया गया था। IAM देश में एरोस्पेस दवा गतिविधियों का केंद्र है। इस अनुसार 31 नंबर प्रश्न का जो तीसरा नंबर सही जवाब हो जाएगा
क्या कहता है कि भैया बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन स्थित है। आगे बढ़ेंगे, मंदी का मतलब आपके अनुसार क्या होता है? तो देखिए, मंदी का मतलब आपके अनुसार, आप अपने अनुसार बताइए कि इस ऑप्शन को देख के कि मंदी का मतलब आपको क्या होता है, मंदी की परिभाषा आपसे मांग रहा है। तो जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही होती है और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो उस स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। यह उच्च बेरोजगारी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, स्थिर मजदूरी और व्यापार लाभ, जीडीपी और खुदरा बिक्री में गिरावट को चिन्हित करता है। मंदी के दौरान मांग और उत्पादन गिर सकता है, जिससे व्यापार में गिरावट आ जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि 32 नंबर प्रश्न का क्या ऑप्शन होगा, कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यह सही जवाब हो जाएगा। अगला हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न पर। 33 नंबर जो हमारा प्रश्न है, यह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? अरुणाचल प्रदेश पर किस कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? तो मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में, और इसकी अधिकारिता के तहत असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। और आपसे पूछा गया था अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो ये किस हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इस अनुसार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर कहता है अकबरी मस्जिद कहाँ है? मनेर, वैशाली, गया, भागलपुर, ये आपके हैं ऑप्शन। तो अकबरी मस्जिद पटना के नज़दीक मनेर में स्थित है, ठीक है ना। अकबरी मस्जिद मनेर में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये है आपके ऑप्शन। तो महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है। यह भारत के कुछ सदाबहार जंगलों में से एक है। साथ यह ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो गया, एक पहले नंबर हो गया महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र के सतारा जिला में यह महाबलेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 36 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? तो लोकसभा में, जो कि भारतीय संसद का निचला सदन कहा जाता है, इसमें दोनों प्रेसिडिंग अधिकारी अध्यक्ष हों या उपसभापति हों, सदन में उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा मतदान की प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार अध्यक्ष चुने जाने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं की जाती है। संविधान के अनुसार केवल यह आवश्यक है कि अध्यक्ष सदन का सदस्य होना चाहिए, बस बात यही है। तो 36 नंबर जो सवाल था कि किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, तो 36 का जो दूसरा नंबर ऑप्शन है, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो होते हैं उनके चुनाव में, यानी कि निर्वाचन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम 37 नंबर, कहता है कि डेमोक्रेसी शब्द किसी भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प चुनिए। लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, ये आपके हैं ऑप्शन। तो 37 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है क्या कि डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से, और वो भी कौन सा? ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन।
इस अनुसार ये आपका जो 37 नंबर प्रश्न है, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ग्रीक। अगला प्रश्न देखेंगे हम 38 नंबर। 38 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या कहता है कि मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन आपको बताना है। तो कौन है इसके बारे में गलत कथन, उसको चुनना है आपको। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। यह मिसाइल ईरान की है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 38 नंबर सवाल देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि ईरान में ने सतह से सतह मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है जिसे शहीद कासिम सुलेमानी का नाम दिया गया है। तो शहीद कासिम सुलेमानी का जिसको नाम दिया गया है वह एक सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इस अनुसार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन कि सतह से सतह, दूसरा नहीं, पहला नंबर ऑप्शन कि सतह से सतह मार करने वाला ये मिसाइल है। आइए, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा पहले नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, कि कासिम सुलेमानी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। आगे चले अब हम 39 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार राज्य का जो गोपालगंज जिला है यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य का, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो पिछला प्रश्न था ये कासिम सुलेमानी जी के बारे में है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स बता देता हूँ। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है और क्रूज मिसाइल जिसे शहीद अबू महदी कहा जाता है, इसकी भी मारक क्षमता 1000 से अधिक है। जनवरी 2020 में बगदाद हवाई अड्डे पर सुलेमानी के काफिले पर अमेरिकी हमले में ईरान के कुद्दस फोर्स के प्रमुख सुलेमानी और इराकी मिलिशिया कमांडर अबू महदी अल मुहांदिज मारे गए थे। तो मतलब इस प्रश्न का जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर भी है, मतलब, और ये सतह से सतह मार करने वाला भी है। तो इस अनुसार से हमें तो लगता है कि भाई इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है ना। अब ये हमको पता नहीं है इस प्रश्न का कि ये क्या है और ये क्या है, मतलब इस प्रश्न से जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो भाई ये इतना तो पता है कि ईरान ने ही इसको बनाया था। अब ईरान और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है कि नहीं, ये आपको सोचना है। मतलब इस जो प्रश्न में ना आपको मैं बता दूं कि ये वाला फैक्ट भी सही है कि इसको मिसाइल में ईरान का तो हाथ था। ये 1400 किलोमीटर भी मार करता है और इस सतह से सतह मार करने वाला है। तीनों फैक्ट सही है, लेकिन कौन सा गलत है? अच्छा हाँ, देखिए मैंने प्रश्न गलत पढ़ लिया ना, इसमें ये जो दूसरा नंबर जो फैक्ट है ना ये गलत है, गलत पूछा है आपसे। तभी तो मैं सोचूं इतना देर से कि भाई आंसर में कुछ तो इशू है। चलिए अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। आपका आंसर आपको मिल चुका होगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? ऐसा अगला प्रश्न बोल रहा है। तो सोरा के उत्पादन में उत्तर पश्चिम बिहार के जिला सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इत्यादि होते हैं। सोरा रेहनुमा सफ़ेद नमकीन परत के रूप में मिलता है जो निम्न क्षेत्रों में जमे हुए जल के वाष्पीकरण के बाद रह जाते हैं। सोरा का उपयोग उर्वरक, कांच तथा बारूद बनाने के लिए होता है। दक्षिण बिहार में नवादा, शेखपुरा से भी सोरा प्राप्त हो जाता है। तो इस अनुसार जो 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है ना। सोरा उत्पादन के लिए आप गोपालगंज जिला को जानते हैं जो कि बिहार में पड़ता है। अच्छा
अगला जो प्रश्न है हम लोगों का देखिए, डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? तो डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास है? फील्ड मार्शल के पास, कमांडर इन चीफ के पास, प्रधानमंत्री के पास या भारत के राष्ट्रपति के पास? तो 40 नंबर प्रश्न है कि डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, और ये बात आप याद रखेंगे। यानी इस जो 40 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? मतलब राष्ट्र जो गान है आपका, इसको पहली बार कब गाया गया था? अच्छा, मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा आपसे कि राष्ट्रगान होता क्या है, और मैंने राष्ट्रगीत का डिस्कशन कर लिया है, इस ही वीडियो में किया है। क्वेश्चन था एक राष्ट्रीय गीत से संबंधित, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैं इस दूसरे प्रश्न को पूछ रहा हूँ आपसे कि भैया राष्ट्रीय गीत होता क्या है, पहले तो ये बतला दीजिए, ठीक है ना। चलिए मैं बता देता हूँ, जन गण मन, और इसका ये जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, इसे मूल रूप से कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में भारतो भाग्यो विधाता के रूप में रचा गया था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि सत्र में 27 दिसंबर 1911 को सार्वजनिक रूप से गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 ये डेट आप इस अनुसार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी कि कलकत्ता की सभा में दिसंबर 27, 1911 में गाया गया था। पहला नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कहता है क्या कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप पढ़िए। लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं, सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करता है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे शुद्ध लोकतंत्र या सहभागिता लोकतंत्र भी कहा जाता है, वह है जिसमें सरकार के कानूनों और नीतियों से संबंधित निर्णय सीधे लोगों द्वारा लिया जाता है। इसमें निर्णय लेने और सरकार के प्रशासन में देश का नागरिकों की सीधी भागीदारी शामिल होती है। वियतनाम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 उपकरण हैं, अर्थात मत संग्रह, पहल, वापस बुलाना और जनमत संग्रह। ये 4 इनके उपकरण हैं। किनके भैया? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। इस अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, यानी लोग देश की नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है, वहीं स्थित है। 1 जनवरी 1966 को CSIR की 37 घटक प्रयोगशालाओं में से एक के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यह उत्तरी हिंद महासागर की विशेष समुद्री सागर सुविधा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए भारत में एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है। तो कुल मिला के हमसे जो पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ है, तो ये गोवा की राजधानी पणजी में है और इसे 1 जनवरी 1966 को इसके रूप में स्थापित किया गया था। तो 43 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। अगला 44 नंबर हम प्रश्न देखेंगे। कहता है कि देश में किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। तो देश में बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। आप ध्यान रखेंगे, इसके अनुसार पहला नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है
कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना, भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? अभी कुछ देर पहले भी मैंने शायद आपको बता रखा है। तो इस जो प्रश्न का सही जवाब होगा कि भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी, तो भारत के राष्ट्रीय गीत जो होती है वो होती है आपकी वंदे मातरम। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की थी। और राष्ट्रगान जो होता है वो होता है आपका जन गण मन। इसका जो रचना है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर आपका जो रचना किए थे वो किए थे जन गण मन का। ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न अब हम डिस्कस करेंगे। 46 नंबर प्रश्न हमसे कहता क्या है कि लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी। जैसे किस रूप में उनकी पहचान थी लाल बहादुर शास्त्री जी की? गुरुजी या शांति दूत, पंजाब केसरी या महात्मा? तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिनका नाम लाल बहादुर शास्त्री था, इनको शांति का प्रतीक कहा जाता है। गांधी के अनुयायी होने के कारण उन्होंने हिंसा या आक्रामकता में से किसी को नहीं सुना, यानी कि इस पर विश्वास ही नहीं करते थे। उनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ शांति बनाए कर रख सकते हैं और रखेंगे भी। वे शांति में विश्वास करते थे, आक्रामकता में नहीं। इस अनुसार 46 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन, शांति दूत। चलिए 47 नंबर प्रश्न का हम बात कर लें। तो 47 नंबर का प्रश्न कहता है कि मैग्सेस अवार्ड रेमन मैग्सेस के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए ही मशहूर थे। वे फिलीपींस के प्रमुख थे, वे स्पेन के प्रमुख थे, स्कॉटलैंड के प्रमुख थे, मलेशिया के प्रमुख थे। ऐसा आपको बताना है कहाँ के प्रमुख थे। तो मैं आपको बता दूं कि 30 दिसंबर 1953 में से फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रेमन मैग्सेस का एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। वह 20वीं शताब्दी के दौरान पैदा हुए थे। पहले फिलीपीनी राष्ट्रपति और स्पेनिश औपनिवेशिक युग के बाद पैदा होने वाले ये पहले व्यक्ति थे जो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म 30 दिसंबर, जन्म नहीं भैया, ये 30 दिसंबर 1953 को राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना। तो इस अनुसार जो 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसका सही जवाब पहला हो जाएगा आपका, फिलीपींस के प्रमुख थे। राष्ट्रपति एक प्रमुख आदमी होता है भाई। तो हाँ, अब ऐसा नहीं कि हम लोगों के तरफ जो प्रमुख चुन के आता है ब्लॉक लेवल पे तो उसको हम लोग कह देंगे कि वही प्रमुख है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। वही प्रमुख है लेकिन उसका अलग सा है। चलिए अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है किस चीज में? तुजुके बाबरी में, तुजुके सल्तनत में, खरचाई बाबरी में, इनमें से किसी में नहीं। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने अनुभवों को तुजुके बाबरी में उल्लेखित किया है। यह बात याद रखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, तुजुके बाबरी, बाबर से याद रखिएगा, तुजुके बाबरी। ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में स्थित है। यानी इस अनुसार आपका जो सही जवाब हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर देखेंगे, कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कलकत्ता में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है?
पृथ्वी की सतह से ऊंचाई उपग्रह की पूछ रही है। तो अंतरिक्ष में मैं आपको बता दूं कि किसी उपग्रह के परिभ्रमण कि वह कक्षा जिसमें स्थित किसी उपग्रह का परिभ्रमण काल पृथ्वी के परिभ्रमण काल के बराबर होता है उसे भूस्थैतिक कक्ष यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इसमें उपग्रह पृथ्वी से स्थिर दिखाई देता है। उपग्रह की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 36,000 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग की जाती है कहाँ? नौ संचालन में, सड़क परिवहन में, खगोलिकी में या इनमें से कोई किसी में भी नहीं। तो नॉटिकल मील एक गैर एसआई मात्रक है। नौ चालकों द्वारा समुद्र, वायु और ध्रुवीय अन्वेषण में भी इस मात्रक का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों, विशेष रूप से सीमांतगत जल क्षेत्रों की सीमा के संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। नॉटिकल मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और अक्षांश के 1 मिनट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन आपका नौ संचालन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नॉटिकल मील की बात हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब हम भूमध्य रेखा के उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? यथावत रहता है, घटता है, बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिक होता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों पर जी के मानों का अंतर केवल 3.4 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ये बात आप याद रखेंगे। यानी 53 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कहा था आपसे कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर तो बढ़ेगा। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता है, ऐसे भी मैंने आपको बतला दिया है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि पृथ्वी पर है तो स्टेबल है, ऊपर या नीचे जाइएगा तो दोनों स्थिति में जी का मान घटेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तारत्व है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, अतः ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर उसका तारत्व अधिक होगा। इसी कारण ध्वनि तीक्ष्ण या बारीक होती है। पुरुषों की ध्वनि मोटी तथा स्त्रियों की ध्वनि प्रायः बारीक होती है, क्योंकि पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होता है। शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होगा तथा शेर की दहाड़ का तारत्व कम होगा। इस अनुसार 54 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। 55 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन यानी कि सेंसिंग, सुदूर नियंत्रण, सुदूर अभिगमन यानी कि रिमोट एक्सेसिंग या अंतरिक्ष शटल। तो 55 नंबर जो प्रश्न है इसका जो कथन है, कहता है कि प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को सुदूर संवेदी यानी कि सेंसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो 55 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सुदूर संवेदी यानी कि सेंसिंग। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या समतल उत्तल होता है? तो ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर जो होता है वो अवतल प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? अवतल प्रकार का होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 57 नंबर अगला जो प्रश्न है यह कहता है कि भारत
प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। याद रखेंगे, इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। 58 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछ रहा है 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में घटित होता है, जिसमें क्लोरोफिल विद्यमान होता है। क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाशीय ऊर्जा अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण तब घटित होता है जब हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल यानी कि H2O को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने हेतु प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यानी कि 58 का प्रश्न संख्या जो है ना, 58 नंबर प्रश्न, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा सही जवाब। 59 नंबर प्रश्न पर अब हम चलेंगे। कहता है कि लोहा इससे निकल जाता है, किससे निकल जाता है लोहा भाई? हिंगुल, हिमेटाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, किससे निकाला जाता है? तो हिमेटाइट लोहा का अयस्क है, सिंगुल सिनाबार पारा का अयस्क है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम के दोहरे कार्बोनेट का पारदर्शी रवेदार खनिज है। इस अनुसार 59 नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर ऑप्शन हेमेटाइट सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, कहता है पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तना, छाल, जड़, फल, ये आपका ऑप्शन है। तो सिनेमोन, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, यह एक मसाला है जिसे सिनेमोमन वर्ग की प्रजाति के वृक्ष की आंतरिक छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनेमोम अर्थात दालचीनी का प्रयोग मुख्यतः सुगंधित मसालों और पाक कला की विस्तृत किस्मों में सुगंधित योजक के रूप में किया जाता है। दालचीनी की सुगंध और महक मुख्यतः इसके महत्वपूर्ण तेल और मुख्य घटक सिनेमल्डिहाइड के अतिरिक्त यूजेनॉल सहित कई अन्य संघटकों से आती है। यानी कि 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन छाल से। आंतरिक छाल अगर होता तो वो भी हम लिख सकते थे। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों की जड़ से प्राप्त होता है? पालक, पत्ता गोभी, बंदा गोभी, धनिया, आलू, आम, ब्रोकली, यानी कि बंदा गोभी, गन्ना, प्याज, चुकंदर, मूली, शलजम, गाजर। तो 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। गाजर, चुकंदर, शलजम और मूली इत्यादि सामान्यतः उगाई जाने वाली जड़ युक्त फसल है। गाजर, चुकंदर, शलजम और मूली ये सभी मूसला जड़ के उदाहरण हैं। इसमें मुख्य जड़ अन्य जड़ों की तुलना में बड़ी होती है। जड़ पौधे का वह भाग है जो सामान्यतः भूमि के नीचे पाया जाता है, लेकिन भूमि के ऊपर भी पाया जाता है। 61 के 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 नंबर। कहता है कि न्यूमेटोफोरम का क्या कार्य है? न्यूमेटोफोरम का कार्य आपसे पूछ रहा है। न्यूमेटोफोरम जल की सतह के ऊपर फैली स्पंजी रूपी सीधी जड़ें होती हैं जो जड़ों के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय में सहायता करती हैं। वे विशिष्ट संरचनात्मक जड़ें हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वहीं पाए जाने वाले पौधों में से श्वसन प्रक्रिया में सहायता पहुंचाती हैं। ये खूंटी के आकार की होती है जो ऊपर वायु में निकल जाती हैं। इनके ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूमेथोडस, जिसको आप प्रीयूमेथोडस भी कह देते हैं, इन्हें मैंग्रोव की कई प्रजातियों में देखा जाता है। यानी कि 62 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। आगे बढ़ेंगे 63 नंबर प्रश्न देखेंगे। कहता है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर के दूर किया जा सकता है? फिटकिरी, ब्लीच, सक्रिय चारकोल या अक्रिय नाइट्रोजन।
तो मैं आपको बता दूं कि जल में चूर्णित उत्प्रेरक कार्बन मिलाने से या जल में दानेदार उत्प्रेरित कार्बन GAC का प्रयोग करने से निष्क्रियंदन यानी कि फिल्टर खराब स्वाद और दुर्गंध दूर कर सकता है। चूर्णित उत्प्रेरित कार्बन PAC अधिमान्य विधि है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब स्वाद और दुर्गंध संतुलन में नहीं होते हैं, यानी कि संतुलित और विरल हो जाते हैं। उत्प्रेरित कार्बन एक तथ्यात्मक घटना द्वारा कार्य करता है जिसे अधिपोषण कहते हैं। यह वह स्थिति है जब गंधित यौगिक को उत्प्रेरित कार्बन के नीचे रखा जाता है और इस स्थिति को बनाए रखा जाता है, लेकिन अधिशोषण की प्रक्रिया को निष्पादित करने वाली सामग्री का आकार परिवर्तित नहीं होता है। तो 63 का जो 3 नंबर सही जवाब हो जाएगा कि सक्रिय चारकोल जो है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि चारकोल का इस्तेमाल यहाँ होना नहीं चाहिए। चूर्णित उत्प्रेरित कार्बन मिलाने से भी हो जाता है, तो कार्बन चारकोल का ही एक रूप है क्या? चलिए, हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम प्रश्न है वो देख लेते हैं। अगर इस प्रश्न में कोई त्रुटि है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज करके भेजेंगे, मैं दोबारा इस प्रश्न को चेक करना चाहूँगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि चूना पानी के बारे में बोल रहा है। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने पर दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देती है? दुर्गंधता नहीं है भाई। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को जब डालिएगा तो दुर्गंधता नहीं आता है, दुग्धता आता है, यानी कि वाइटनेस, है ना, उजालापन आ जाता है। तो क्यों दिखाई देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। तो 64 नंबर जो प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित कराने पर विलयन दुधिया हो जाता है। ऐसा मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है, जो कि पानी में अविलय है, जिसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है CaOH का होल 2 प्लस CO2 टेंस टू CaCO3 प्लस H2O। हालांकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा विलयन में से गुजरती है तो धुंधलापन अदृश्य हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण एक स्वच्छ विलयन प्राप्त होता है, जो कि पानी में विलय होता है। तो 64 का इस अनुसार 3रा नंबर सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं? तो किसी अन्य खनिज की अपेक्षा मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। मानव शरीर में 99% से अधिक कैल्शियम हड्डियों या दांतों में पाया जाता है, जो इन्हें शक्तियाँ और दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, तो इस अनुसार आपका जो हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा सही जवाब, यानी कि 65 का हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो HIV, जिसको हम बोलते हैं एड्स, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV का फुल फॉर्म होता है। वह वायरस जिससे कि एड्स होता है, रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। एड्स को 2 प्रकार से परिभाषित किया जाता है, या तो जब CD4 प्लस T कोशिकाओं की संख्या जब 200 कोशिकाएं प्रति μl से कम होती है, या तो जबकि HIV संक्रमण के कारण कोई रोग व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हो जाता है। तो 66 का पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लिम्फोसाइट के कारण ही ऐसा होता है, और वो लिम्फोसाइट के नष्ट हो जाने के कारण ऐसा होता है। 67 नंबर जो प्रश्न है, कहता है कि पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो पोलियो
बहुतृषा जिसको लेकर के बात कहा जाता है कि जिसे अक्सर पोलियो या पोलियोमेलाइटिस भी कहा जाता है, एक विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है जो आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित विष्ठा या खाने के माध्यम से फैलता है। इस रोग का औपसर्गिक कारण एक प्रकार का विषाणु होता है जो कफ, मल, मूत्र, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। तो 67 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन विषाणु। अगला प्रश्न हम देखेंगे 68 नंबर, कहता है कि भैया सूची 1 के कीट रोग वाहक तथा सूची 2 में दिए गए संचरित रोग से सही जोड़ा मिलाएं। तो आइए हम सही जोड़ा मिलाने का प्रयास करते हैं। तो आप प्रश्न को देख लीजिए और मैं बताता हूं कि एनाफिलिज जो है वो मादा होता है, मलेरिया, क्यूलेक्स, फाइलेरिया, रेत मक्खी, कालाजार, तसे मक्खी, नींद की बीमारी, मतलब इस प्रकार से रिलेट करता है। एनोफिलिस जो है वो मलेरिया से रिलेट करता है, क्यूलेक्स जो है फाइलेरिया से रिलेट करता है, रेत मक्खी यानी कि बालू मक्खी जिसको कहते हैं कालाजार से रिलेट करता है, और जो तसे मक्खी है ना, शीशी मक्खी, सॉरी तसे नहीं, शीशी मक्खी जिसको हम बोलते हैं, ये नींद की बीमारी से संबंधित है। तो अगला ना हम अच्छा इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका चौथा नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता क्या है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो विशुद्ध नाइट्रिक एसिड तीक्ष्ण गंध के साथ एक रंगहीन धुएंदार तरल है। प्रयोगशाला में मिलने वाली नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन हाइड्राइड के विघटन के कारण थोड़ी पीली होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड HNO3 के एक भाग के ऊष्मीय अपघटन के कारण उत्पन्न होती है। तो 69 का चौथा नंबर जो प्रश्न है ये सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे, आनुवांशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था। तो जेनेटिक्स शब्द के बारे में पूछा है कि डेनिश वनस्पति शास्त्रवेत्ता विल्हम जोहानसन ने जीन शब्द का उत्पादन किया था और आनुवांशिकता शब्द वेटसन ने ही दिया है। आनुवांशिकता के बारे में ही पूछा गया था और ये शब्द जो है ये वेटसन ने दिया है। यानी 70 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही जवाब होगा वो तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बने प्रतिबिंब एक छवि जो स्क्रीन पर बनाई जा सकती है उसे वास्तविक छवि के रूप में जाना जाता है, और जो स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती है उसे आभासी छवि के रूप में जाना जाता है। जब फोकल प्लेन के बाहर वस्तु रखा जाता है तब अवतल दर्पण वास्तविक छवि बनाती है। यह छवि केवल तभी देखी जा सकती है जब अगर स्क्रीन को किरणों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर रखा जाए तब। तो इस अनुसार 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहिएगा, तो पर्दा पर जो बन गया वो वास्तविक, जो पर्दा पर नहीं बना वो आभासी। आगे बढ़ेंगे 72 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। कहता है सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं। विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यतिकरण, ये आपके ऑप्शन है। तो बुलबुले का रंग एक अद्भुत घटना के कारण होता है जिसे थीन फिल्म इंटरफेरेंस के रूप में जाना जाता है। जब प्रकाश साबुन के बुलबुले पर पड़ता है तब फिल्म के अग्रभाग और पार्श्व भाग दोनों से परावर्तन होता है जो आंखों तक पहुंचता है। परावर्तनों के मध्य की पारस्परिक क्रिया के कारण यह रंग हम देख पाते हैं। यानी इस जो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण के कारण ही हम इसको देख सकते हैं ऐसा रंगीन।
एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? ऑर्गन वाष्प होता है, पारद वाष्प होता है, सोडियम वाष्प होता है, नियोन वाष्प होता है। 73 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा प्रतिदीप्त लैंप ट्यूब में गैस भरी जाती है जिसमें कम दबाव का पारा वाष्प ऑर्गन, जिनॉन, नियोन या क्रिप्टॉन होता है। गैस में विद्युत धारा पारा वाष्प को उद्दीप्त करती है जो लघु तरंग की परावैंगनी प्रकाश उत्पन्न करती है जो बाद में लैंप के अंदर फॉस्फोर परत के चमकने का कारण बनता है। तो 73 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा नंबर ऑप्शन आपका पारद वाष्प। 74 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, कहता है क्या कि भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो भारत के राजस्थान राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरन नामक स्थान पर 12 किलोटन के समतुल्य ऊर्जा के प्लूटोनियम बम का भूमिगत परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया था। इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति विकसित करने वाला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और तत्कालिक सोवियत संघ के बाद विश्व का छठा देश बन गया था। हालांकि अब पाकिस्तान भी 7वां देश बन गया है। 11 और 13 मई 1998 के दौरान भारत ने पोखरन में ही 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। इसके प्रथम फ्यूजन डिवाइस, द्वितीय लो यील्ड डिवाइस एवं तृतीय थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस प्रकृति के थे और द्वितीय चरण में 2 सब किलो टन प्रकार के परीक्षण किए गए थे। यानी कि 74 का जो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर राज्य, जैसलमेर के पोखरन में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम 75 नंबर प्रश्न पर। कहता है कि सन लैब का बोलता है कि सन लैब जावा कार, सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े जाने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है अंतः स्थापित, स्पैम, स्मार्ट स्क्रीन, अभिगमन बिंदु। तो सन लैब ने कार में जावा, सोलारिस, लिनक्स और एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल कर कंप्यूटर और नेटवर्क के फायदों को दिखाया है। कार ट्रैक जावा सेंसर प्रौद्योगिकी के साथ एम्बेडेड होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, ठीक है, यानी कि अंतः स्थापित विधि का इस्तेमाल करती है इसी के कारण। अब आगे देखिए, आगे सारा जो सवाल है या तो मैथ है या तो रीजनिंग है, तो मैं उसका डिस्कशन नहीं करता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा हो कि आप बनाएं, आपका आंसर मैच ना हो या आपको समझ में ना आ रहा हो, तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रश्न का जवाब आपको ज़रूर दूंगा। चलिए अब मैं सभी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न आपको दिखा देता हूँ। तो 76 नंबर प्रश्न इस प्रकार से हैं, आप देख लिए आपने, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न देखिए, उसके बाद 78, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको जो भी प्रश्न बनाने हैं उस प्रश्न को वहाँ पे वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा और उसके बाद बनाना शुरू कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रश्न आपसे बन रहा है या न भी बन रहा है तो आप हमें कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में मैं उस प्रश्न को बनाने का प्रयास करूंगा और बना के आपको भेजने का प्रयास करूंगा। चलिए, ये प्रश्न देखने में काफ़ी आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप बना लोगे, ठीक है। प्रयास करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो सफल बनना तो भैया ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत वो भी दिखावे का नहीं, दिखावे का मेहनत नहीं, आपको स्वयं प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस जितनी अधिक आप करोगे उतना अधिक आपको उसका फल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं 98 नंबर प्रश्न हो गया, 99 ये देखिए, ठीक है। 100 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़िए, तो अब आगे आपका रीजनिंग 101 से सारा रीजनिंग है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। प्रश्न देखने में आसान लग रहा है, आप बनाइए और हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में
ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए, मैं आपके लिए इसी प्रकार के वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा। और हाँ, अगर आप 10th क्लास के अगर तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास की, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूं अपने इस चैनल पे, तो भाई आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं, उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएंगे। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप हमें लिखकर बताएंगे। तो चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।